दरबार में पहुंचा रहस्यमयी संगीत। बीरबल ने ढूंढ निकाला स्रोत। दरबार की चमक दमक रात के उजाले में और भी तीव्र लगती थी। मोती जड़े झुमके हवाओं में हल्की सी खनखनाहट करते, दीवारों पर लटकते लाल पीले चंदेलियर की लौ हमारे दरबार को किसी सपने की तरह नृत्य कराती। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर वही गंभीर समत्व, आंखों में वही दूर दूर तक देखने वाली चमक। पर पिछले कुछ रातों से दरबार में एक अनचाहा सफर कायम था। एक ऐसी धुन जो रात के सन्नाटे में किसी आवाज की तरह फुसलाती हुई आती और जैसे ही कोई उसकी ओर मुख करता थम जाती। न तो किसी ने देखा, न किसी ने पकड़ पाने का प्रयास किया, फिर भी उसकी उपस्थिति हर किसी के मन में अजीब बेचैनी छोड़ जाती। पहली रात जब वो आवाज आई तो दरबार के कुछ दरबारी नवरत्नों के नीचे ठहरे हैरान होकर उसे सुनते रहे। संगीत इतना मधुर था कि कईयों की आंखों में आंसू चमक आए। फिर भी वो कुछ क्षणों के भीतर गायब हो गया, जैसे हवा ने उसे निगल लिया हो। दूसरी रात उस धुन की प्रतिध्वनि फिर से आई, अभी कुछ दूर से, फिर अचानक नजदीक, और दरबार के पंखों के बीच से गुजरती हुई किसी अनकही कथा का वश में लेते हुए चली गई। लोगों के सुएंधड़े उखड़ने लगे, महिलाएं डर से अपने ओढ़नों को कसकर बांध लेती और कुछ बूढ़े दरबारी इसे शैतानी करिश्मा की बात कहने लगे। इस तरह की खामोशियों में अक्सर अफवाहें पनपती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये विदेशी तंत्र है, कुछ ने कहा कि ये किसी राजनैतिक षड्यंत्र की कूटभाषा है। पर जैसे ही अकबर ने अपनी बंदूकची सुनी, उन्होंने मुस्कान के साथ कहा, हमारे दरबार में यदि कोई रहस्य है तो उसे हल करने के लिए बीरबल है। बीरबल, वो तेज आंखों वाला, तीक्ष्ण बुद्धि वाला और बेहद प्यारा हंसमुख दरबारी, हमेशा की तरह चाय पीते हुए अपने रस्सेदार जूतों पर पैर लटकाकर बैठा था। जब अकबर ने उस रहस्यमयी संगीत की सूचना दी तो बीरबल ने अपने चेहरे पर वही निर्दोष मुस्कान रखी जो किसी जादू के सामने भी नहीं फीकी पड़ती थी। महाराज, उसने कहा, धुन यदि सुरीली भी हो तो उसे पकड़ना हमारा धर्म है। अकबर की सुरक्षा में भी संगीत का योगदान होना चाहिए। पहली रात बीरबल ने देर तक जाग कर सोचा। न तो उसने तुरंत उपाय सुझाया और न ही दरबार में साज सज्जा बदलवाई। उसने केवल चुपचाप अपने मन के भीतर उन सुरों को दोहराया, उनकी लय और टोन को समझा। दूसरी रात जब वही अनाम संगीत फिर से गूंजने लगा, बीरबल ने दरबार के सबसे छोटे द्वार का रास्ता पकड़ा और बाहर का मार्ग अपनाया। पर इस बार उसने अपनी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। उसने दरबार की खिड़कियों के परत दर परत जांचा, दीवारों के जाफियों में अपने कान टिका कर सुना और सुनने की उस तकनीक में जिसने उसे कई बार चमकीले रहस्यों के सूत्रधार बनाया था, धैर्य से काम लिया। तीसरी रात अकबर ने भी खुद ये सुनने की चाह दिखाई। वो महल के आंगन में आए, चांद की चांदनी में अपनी अंगुलियों को मोहरे डालते हुए, और जब वही आवाज आई, ठंडी, गहरी, पर जैसे किसी ने दिल की परतों को छेड़ दिया हो, अकबर के माथे पर एक चिंता की लकीर उभरी। बीरबल ने देखा कि बादशाह का ध्यान पूरी तरह उस धुन पर था, पर उनकी चिंता में एक अजीब सी जिज्ञासा भी छिपी थी। बीरबल, अकबर ने फुसफुसाया, यदि ये संगीत किसी दुश्मन का संकेत है तो हमें सतर्क होना चाहिए, और यदि ये किसी दुख के गीत का अंश है तो उसकी तासीर जानना चाहिए। तू क्या कहता है? बीरबल ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, संगीत कभी खाली सुर नहीं होता। ये कभी प्यार की पुकार होता है, कभी करारा इशारा, और कई बार किसी समाप्त होती कहानी की आवाज। पर सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि यह धुन किस प्रकार की है, किस मीटर में बांधी गई, कौन सा वादन है और किस स्वर में बोली है। उसने अकबर से कुछ रोजी दिन के लिए संगीतकारों से बात करने और उनके निष्कर्ष पर रोक लगाते हुए कहा कि दरबार में इस बात का इजहार न हो कि हम चिराग समुच्चय की तरह इस आवाज का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब भी लोग किसी चीज की प्रतीक्षा करते हैं वो वस्तु अक्सर छुप जाती है। बीरबल ने अपने खास अंदाज में एक परीक्षण रखा।
उसने महल के हर संगीतकार से कहा कि वे रात में अपना वादन बंद रखें, पर इस शर्त के साथ कि वे सुनहरे मोती के एक सेट उस संगीत की तरह वातावरण में छोड़कर जाएं, जो वो सुनते थे। कुछ संगीतकारों ने कहा कि ऐसा करना मूर्खता होगी, पर बीरबल ने उन्हें आश्वस्त कर दिया कि ये केवल निरीक्षण हेतु है। रात को जब धुन फिर आई तो संगीतकारों के मोतियों में से किसी ने उसे अपने पास पहचाना, पर मोतियों की संख्या के साथ ही धुन दूर चली गई। बीरबल ने देखा कि जब लोग सचेत होते हैं तो संगीत छिपता है, और जब लोग शांत होते हैं तो वो सामने आता है, लगभग मानो वह किसी के डर या प्रत्यक्ष ध्यान से प्रभावित होता हो। बीरबल की जांच का अगला चरण अधिक सूक्ष्म था। उसने महल के छतों पर छिपने वाले चोरमस्खरों का ध्यान किया। वे लोग जो रात के समय महल के किन्हीं कार्यों को देख लेते हैं, पर उनकी शिकायतों में कुछ नहीं मिला। उसने महल के निकटवर्ती तालाबों और बगीचों में छिपे फव्वारों की आवाजों का परीक्षण किया, पर संगीत वहां से नहीं आ रहा था। तब बीरबल ने महल के पुराने हिस्से की ओर ध्यान दिया, वो हिस्सा जिसे अकबर के पूर्वजों ने कभी खास राजनीतिक और निजी बैठकों के लिए बनाया था, जहां पत्थर की दीवारों में छोटे छोटे छेद और नुकीले पुराने लकड़ी के दरवाजे थे। वो भाग कुछ वर्षों से बंद पड़ा था और केवल कुछ ही दरबारी वहां आते थे, वो भी केवल पुरानी यादें देखने के लिए। बीरबल ने सोचा कि यदि किसी ने संगीत को किसी पुराने गुप्त मार्ग में पुपकाया हो तो वो वहां छुपा होगा। एक रात बीरबल अपना एक छोटा सा झोला लेकर उस पुरानी इमारत के दरवाजे पर पहुंचा। वो चुपचाप लौटा। कोई दीपक नहीं, केवल चंद्रमा की शीतल रोशनी और हवा की वो हल्की सरसराहट जो पतझड़ की रातों में अपने साथ कहानियां लाती है। उसने पुरानी लकड़ी के दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर गया। दीवारें जैसे अपने अतीत के वजन से झुक रही थी, और फर्श पर बिछी धूल के ऊपर उसकी टोपी की परछाई चंद्रमा के साथ गिर रही थी। तभी उसने सुना वो धुन, बिल्कुल वही, बमुश्किल किसी बहुत से दूर से आ रही ध्वनि की तरह, किंतु कहीं अधिक जीवंत। बीरबल के कानों से एक खुशबू सी गुजर गई। कुछ मसाले, तेल और पुराने पेड़ों की खुशबू मिलकर एक तरह का गंध संगीत बना रही थी। बीच कमरे में एक पुराना पिंजरा रखा था। वो पिंजरा साधारण नहीं था, उस पर नक्काशी की गई थी, और उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बीरबल को चकित कर गया। पिंजरे के अंदर एक छोटा परावर्तक कांच का बक्सा था, एक प्रकार की जैविक यंत्रवत वस्तु जिस पर पतले तार और सूक्ष्म झुंड लगे थे, किंतु बक्से के अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय एक छोटा सा अभरक्सा पत्थर। बीरबल ने अपने सूक्ष्म चाकू से धीरे से पिंजरे को खोला और बक्से को निकाला। तभी बक्से के नीचे एक पत्र निकला, पुराना, सूखा और गहरा पीला। उस पर पतले सी लिपि में लिखा था, जब सूरज डूबे और चंद्रमा छुपे तब सुर वही गूंजेंगे जो रात की सच्चाई बताएंगे। बीरबल ने पत्र को पलटा। कोई नाम नहीं, पर एक मोहर एक अजीब निशान के साथ थी। एक छोटी सी मोहर जिस पर एक पक्षी और उसके पंखों के बीच एक छोटा सा सितारा खिंचा हुआ था। बीरबल के मन में एक तस्वीर उभरी, कोई पुराना गायक, एक प्रेमिका, कोई राजनैतिक संदेश। पर वो अभी ठहरी हुई पहेली को दुरुस्त करना चाहता था। उसने बक्से के तारों को ध्यान से देखा। वे बहुत सूक्ष्म थे, पर कहीं कहीं तेल के दागों से मोड़सी बनी हुई थी। बक्सा मशीन की तरह नहीं, बल्कि किसी संगीत साधन की तरह दिखा। बीरबल ने उसे अपने कपड़ों में छिपाकर बाहर निकला, पर तभी पुराने दरवाजे के पर्दों के ऊपर एक परछाई हिली। नीचे खड़ी एक छोटी सी औरत, जिसकी आंखों में दबी सी पीड़ा और होठों पर मुस्कान की झलक थी। बीरबल, उसने फुसफुसाया, तुम्हें ये नहीं छिपाना चाहिए। बीरबल ने पलट कर देखा। वो औरत कोई कम आम नहीं थी। वो दरबार की एक अतीत की सेविका लगी, रातों में चुपचाप आने वाली, पर जिसका नाम शायद ही किसी ने ले रखा हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आप यहां क्या कर रही है? क्या यह आपका है? औरत ने आंखें झुकाकर कहा, मेरा नाम कमला है।
ये वस्तु मेरे मरहूम पिता की है। वे एक बहुत दूर के संगीतकार थे। इस बक्से में वो संगीत था जिसे उन्होंने अपने प्यार के लिए बनाया था, पर जब सच्चाई ने उनके घर को तोड़ दिया तो उन्होंने उसे छिपा दिया। मैं अब लोगों को डरते और देखती देखकर चिंतित हुई थी। शायद यहां की हवा में कुछ टूट गया है। बीरबल ने पूछा, तो आप ये आवाज भेज रही हैं? कमला ने धीमी हंसी में कहा, नहीं, मैंने तो केवल पिंजरे को हवादार किया था ताकि बक्सा ठीक प्रकार से फुसफुसा सके, पर यह आवाज इतनी जीवित है कि लगता है इसमें और कुछ है, कोई संदेश, कोई कोड। बीरबल ने बक्से की तरकीब से तारों को छुआ। वे कंपन कर उठे और अचानक एक हल्की सी रोशनी अंदर से फूंक उठी। हवा में एक स्वर जगा, पर यह स्वर संगीत की तरह नहीं, बल्कि कुछ संकेतों का समूह था, मानो तालियों की गणना की जा रही हो। बीरबल ने गहरी नजर से देखा। तारों पर सूक्ष्म खरोंचें थी और वे खरोंचें एक निश्चित क्रम में थी। पहले 3, फिर 5, फिर 3। ये कोई संख्यात्मक पैटर्न था। बीरबल ने अपने दिमाग में वो नियम लगाया जो अक्सर रहस्यों के सरलतम पैटर्न बताता है। 3-5-3 ये किसी समय सूची का संकेत हो सकता है। उसने तुरंत समझ लिया कि संगीत केवल धुन नहीं था, वो किसी तरह का संकेतक था। शायद किसी को रात में बुलाने का तरीका या किसी स्थान का निर्देश। कमला की आंखों में लौकिक चमक आई। मेरे पिता ने इसे किसी खास दिन के लिए बनाया था, उसने कहा। उस दिन उन्होंने लिखा, तुम जब मेरी बात समझो तब आना। बीरबल ने खामोशी से कहा, यह संकेत किसी को बुला रहा है, पर कौन और किस लिए? उसकी बुद्धि ने कई नामों के दरवाजे खोले। राजनीतिक विरोधी, उजड़े प्रेमियों का मिलन, या कोई मीठा रहस्य। पर बीरबल को सच में जो चिंता सताती थी वो था, क्यों अब अचानक ये आवाज दरबार में गूंज रही थी? क्या किसी ने बक्सा अभी अभी हिलाया था, या क्या ये पुरानी वस्तु किसी नई साजिश का हिस्सा बन गई थी? बीरबल ने कमला से कहा, तुम मुझे ये बक्सा देने दो, मैं इसे एक रात के लिए बड़े ध्यान से रखूंगा। कल मैं इसको दरबार में रखकर देखूंगा, पर सावधानी रहेगी। अगली रात बीरबल ने बक्सा दरबार के मध्य में एक सुरक्षित पटल पर रखा। वो पलकें जो अक्सर दरबार के आदेशों के कागज रखती थी। अकबर भी वहां उपस्थित थे। बीरबल ने एक छोटी सी रचना की। दरबार के संगीतकारों के एक छोटे समूह को बुलाया और उनसे कहा कि वे मौन में बैठेन पर अपनी तान पर ध्यान न दें। बस सुनो, बीरबल ने कहा, और कोई प्रतिक्रिया न दो। बक्सा कुछ सेकंड के लिए शांत रहा, फिर अपने अंदर की ऊर्जाएं एक बार फिर जागी। संगीत निकला, पर इस बार उसकी लय और स्वर में एक अलग तरह की नक्काशी थी। बीरबल ने उस पर धीरे धीरे उंगली रखी और अपने कानों से उसकी ध्वनियों को पढ़ने लगा। ध्वनि में जो संकेत छिपे थे वे क्रमिक आवाजों के रूप में बाहर आ रहे थे, जैसे कोई मोर की पंखों से संदेश पिरो गया हो। बीरबल ने याद किया कि पुरातन राजभाषा में तिन्हारे तिन का अर्थ सुरक्षा हुआ करता था और पांचारे 5 का अर्थ भेजना, पर यह केवल अनुमान था। तभी उसने ध्यान दिया कि ध्वनि की तीव्रता में कोई गिरावट आ रही है, जैसे कोई व्यक्ति बक्सा छूकर भीतर छिपा हुआ संदेश बदल रहा हो। बीरबल की आंखों में प्रश्न उभरे, कौन भीतर है? तभी दालान के पर्दे में हल्की सी हलचल हुई। एक छाया दरबार के कोने से बाहर निकली और सभी ने देखा कि वो छाया कोई विदेशी नहीं, बल्कि हमारे अपने दरबार का ही एक पुराना राजदूत था, मिर्जा अहमद, जिसकी चाल ढाल में धीरज और गंभीरता थी। वो बक्से के पास आकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में कुछ अनुत्तरित सवाल और हृदय में एक पुराना दुख झलक रहा था। मिर्जा का चेहरा बदल गया और उसने बिना बोले ही बक्से को उठाया। उसकी उंगलियां कंपन कर उठीं, पर वो मुस्कुरा दिया और एक धीमी आवाज में कहा, ये वही है। अकबर ने अपनी आवाज कठोर कर दी, मिर्जा, ये तो चोरी है, तुमने इसे कहाँ पाया? मिर्जा ने सिर झुकाया। ये मेरे दादा का है, उसने कहा। उन्होंने इसे उन दिनों बनाया था
जब हमारे गांव और आपके राज्य के बीच मित्रता और दुश्मनी का समय बदला करता था। उस बक्से में एक कोड था, हमारे खिताबों को छुपाकर भेजने का तरीका। पर मुझे इंतजार नहीं था कि ये धुन यहां आएगी। बीरबल ने मिर्जा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। वो शर्मिंदा भी था और राहत भी महसूस कर रहा था। क्या तुम्हें पता है, बीरबल ने पूछा, कि ये धुन दूसरों को भी बुला रही है? मिर्जा ने ठंडी हंसी से कहा, मैं नहीं जानता, पर मेरे दादा ने इसे एक खास समय पर सक्रिय किया था। एक समय जब उन्हें पता था कि किसी को मदद चाहिए, पर यह शायद अब किसी और काम आ रही होगी, किसी ऐसे काम में जिसका वो कभी नहीं सोच सकता था। बीरबल ने अपने दिमाग की गहरी तह में उतरते हुए देखा कि यहां पर पुरानी वफाओं और नए खेलों का सम्मेलन हो रहा था। मिर्जा ने कभी अपने दादा की पुरानी कहानियों में सुना था कि संगीत केवल मन को भरने का साधन नहीं, बल्कि वो संदेशों का एक सुरक्षित मार्ग भी होता था। उसने कहा कि जब वो छोटा था तो दादा ने उसे ये सिखाया था कि कुछ सुर केवल खास लोगों के लिए बनते हैं। वे सुर किसी गुप्त बैठक का समय बता सकते हैं, किसी छिपे हुए खजाने का स्थान बता सकते हैं, और कभी कभी किसी प्रेम कहानी को फिर से जियोने का साधन बन जाते हैं। पर मिर्जा ने कहा कि बक्सा इतने वर्षों तक छुपा रहा, तो अब ये क्यों आया? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी चीजें अपनी समय सारणी से भटक जाती है, और जो भटका हुआ होता है वो अक्सर दूसरों के हाथों में असमय पाया जाता है। पर इस बार हमें सावधान रहना चाहिए। ये धुन किसी को बुला रही है। फिर बीरबल ने योजना बनाई। उसने दरबार के कुछ विश्वसनीय जवानों को छिपा दिया और खुद बक्से के साथ एक चाल चली। वो बक्सा लेकर रात के समय महल के बाहर निकला, पर इस बार उसने उसे खुला रखा, जैसे किसी ने खुला संगीत छोड़ दिया हो। उसने बदली हुई आवाज के साथ बक्से को जंगल की ओर घुमाया। बाहर की हवाओं में बक्से की धुन का झरना फैला। कुछ दूर पर पेड़ों के बीच एक हल्की सी हलचल हुई और एक समूह छिपकर आया। उनके हाथों में पुराने पलों की कोई वस्तु थी, कपड़ों के टुकड़े, पत्तियां और एक सुनहरा सिक्का। वे लोग गांव के कुछ पुराने लोग थे, उसी इलाके के जो कभी अकबर के राज्य के साथ अच्छे संबंध में रहे थे। उनकी आंखों में थकान और किसी न किसी उम्मीद की चमक थी। बीरबल ने उन पर अपने चरित्र के अनुसार जांच की और पाया कि वे किसी पुराने दायित्व को निभाने आए थे। उनके पूर्वजों ने एक बार अकबर के जहाजों को बचाया था और बदले में उन्हें सुरक्षित संवाद के आवश्यक साधन दिए गए थे। उसी में से एक ये बक्सा था। वे न केवल निश्चल थे, पर कुछ उनमें गुनाह की परछाइयां भी थी। उनका नेता, एक वृद्ध आदमी, बीरबल को बताते हुए बोला, हमने सुना है कि बक्सा फिर से जाग रहा है। हम इसे लेने आए हैं ताकि हम अपने वचन का निर्वाह कर सकें। लेकिन बीरबल ने देखा कि उनकी बातों में एक और तय है। उनके बीच एक युवा लड़की थी जिसकी आंखों में आंसू और कैद का दर्द था। उसकी आवाज में घुटन थी और वो धीरे से बोली, हम यहां असलियत में किसी को बुलाने आए हैं, मेरे भाई को जो कई साल पहले राज्य के अंतर्गत चले गए थे। हमने उसे यहां वापस लाने की उम्मीद की थी। बीरबल के दिल में उस लड़की की पीड़ा ने एक भूत उठाया। उसने महसूस किया कि बक्सा सिर्फ संदेश नहीं, ये लोगों को जोड़ने का माध्यम भी था। उसने देखा कि ये जोड़ी, वृद्ध और युवती, सचमुच किसी पुराने वादे को पूरा करना चाहती थी। पर बख्तरबंद हितों की दुनिया में उस वादे का क्या स्थान था? वो रात बीरबल ने सब कुछ दरबार में बताया। उसने अकबर को बताया कि कैसे पुराना बक्सा पहले एक सूचना वाहक था, फिर वर्षों तक गुम हुआ रहा और अब किसी के अनजाने हिलाने से दोबारा बज उठा। उसने कहा कि वो स्वयं ये बक्सा बड़ी सूझबूझ से लेकर आया था ताकि वो देख सके कि कौन आएगा, और जो लोग आए वे सचमुच पुराने दायित्वों को निभाने आए थे। अकबर ने गंभीरता से सुना। उनकी आंखों में अब कोई सरल हंसी नहीं, पर एक व्यवस्थापक की ठोसता थी। बीरबल, उन्होंने कहा, यदि ये बक्सा लोगों के दिल जोड़ता है और कोई अनुचित मकसद न हो,
तो हमें इसका समर्थन करना चाहिए, पर यदि इसमें राजनीतिक साजिश का अंश हो तो हमें उसे रोकना चाहिए। बीरबल ने थोड़ी हंसी के साथ कहा, महाराज, हर धुन का अर्थ अलग नहीं होता। कभी कभी धुन सिर्फ धुन होती है, पर इस बार धुन ने हमें यह सिखाया कि पुरानी कड़ियां टूटती नहीं, वे केवल छिप जाती है, और जब वे वापस आती हैं तो हमें उन्हें सौजन्य और न्याय के साथ जोड़ना चाहिए। अंततः निर्णय हुआ कि उन गांव वालों की मदद की जाए, पर साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई राजसाजिश न हो। अकबर ने वृद्ध और लड़की दोनों को आमंत्रित कर अदालत में बुलाया। वहां आंखों के सामने बीरबल ने बक्से की पूरी कहानी बयान की, उसके तारों का पैटर्न, उसके सुरों का संदेश और उन लोगों की पीड़ा का कारण। जब बात समाप्त हुई तो अकबर ने अपनी हस्ती दिखाई और कहा, जो वचन अपने पूर्वजों ने दिए थे उन्हें हमारी सलामती में एक सम्मान के साथ पूरा किया जाएगा, पर साथ ही किसी भी प्रकार की छुपी हुई राजनीति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव वालों की आंखों में आभास था। उन्होंने न केवल अपने खोए हुए रिश्तों की उम्मीद पाई, पर साथ ही अकबर के शासन का भरोसा भी। मिर्जा ने भी अपनी बात रखी। उसने कहा कि उसके दादा ने कभी ये बक्सा तैयार किया था ताकि गुप्त संदेश केवल मित्र राष्ट्रों तक पहुंचे, न कि किसी षड्यंत्र में बदले। अकबर ने मुस्कुराते हुए मिर्जा की पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारे दादा की विद्या आज भी हमारी मदद कर रही है, पर हमें सुनिश्चित करना होगा कि ये विद्या किसी के काम न आए जिसका उद्देश्य बुरा हो। समय धीरे धीरे यूं ही बहता रहा। दरबार में वही रौनक लौट आई, पर उस रहस्यमयी संगीत की गूंज अब केवल बीरबल की यादों में नहीं थी। बक्सा अब महल की लाइब्रेरी में रखा गया, सुरक्षित पर खुले तौर पर। कमला ने बक्से की देखभाल का जिम्मा लिया। उसने वादा किया कि वो इसे केवल वही समय निकालेगी जब कोई सच्चे मन से मदद की जरूरत महसूस करेगा। मिर्जा ने भी अपनी जिम्मेदारी समझी और गांव के लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाया, और जो लड़की थी उसका परिवार फिर से इकट्ठा हुआ। उनके भाई का पता लगा और एक पुरानी कटुता की जगह सौहार्द ने ली। अकबर ने एक दिन बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने इस रहस्य को हल कर दिखाया। लोग कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि दृष्टा है, पर असल में तुम्हारी सूझबूझ लोगों के दर्द को सुनने में है। बीरबल ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, संगीत को पकड़ना विज्ञान नहीं, ये संवेदना है। जिसे सुनना आता है वही सुनी गई चीजों का मतलब समझता है। ये कहानी केवल एक रहस्यमयी धुन की नहीं थी, ये उस नाजुकता की गाथा थी जो मानव हृदयों को जोड़ती है। दरबार की महफिल में अब भी लोग उस रात की बातें करते, कैसे एक पुरानी चीज ने नए रिश्ते जोड़ दिए, कैसे संगीत ने खोई हुई वफा का पुल बनाया। पर बीरबल जानता था कि हर रहस्य में कई स्तर होते हैं। कुछ स्तरों को सुलझाना आसान होता है और कुछ को छोड़कर आगे बढ़ना ही सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण कदम होता है। उसने समझ लिया कि न्याय और दया दोनों साथ साथ होने चाहिए, तभी तो दरबार का असली सम्मान बनता है, जहां शासक केवल दंड देने वाला नहीं बल्कि सुनने वाला भी बन सके। कई साल बीत गए। बक्सा कभी कभार अपनी मंदसी धुन से महल में गूंजता, पर अब वो डर नहीं, आशा की धुन बन चुकी थी। लोग उस धुन को सुनते तो मुस्कुरा देते, क्योंकि उन्हें याद रहता कि कैसे बीरबल ने धुन की तहों को खोलकर उन अनकहे दिलों को जोड़ा था। और अकबर, वो अपने सिंहासन पर बैठकर अक्सर बीरबल की तरफ देखते और मुस्कुरा देते, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल की सूझबूझ ने उस रात का रहस्य सुलझाकर दरबार की गरिमा और लोगों की मानवीयता दोनों को बचाया था। कहानियों में अक्सर सच्चाई और कल्पना का मेल होता है, पर इस कहानी में असल में वही बात थी जिसे हर इंसान समझता है कि छोटे छोटे सुर जब सही तरीके से सुने जाते हैं तो वे बड़े बड़े सरोकारों को जोड़ देते हैं, और एक समझदार मन ही उन सुरों को पहचान कर लोगों के बीच से दीवारें हटाने का काम कर सकता है। बीरबल ने यही किया। उसने सुनने की कला को न्याय और करुणा के साथ मिलाकर वो सूत्र खोज निकाला
जो दरबार से लेकर गांव तक, हर दिल तक पहुंचा। और इसीलिए जब भी रात में कोई अनजान सुर महल की दीवारों में फुसफुसाता, लोग अब डरते नहीं बल्कि सुनते थे और सोचते थे कि कौन सी दास्तां उस सुर के भीतर छिपी है। और इस तरह उस रहस्यमयी संगीत की कहानी, जो कभी दरबार में भय बनकर आई थी, बदलकर लोगों के दिलों की एक मधुर याद बन गई। बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि बुद्धि केवल प्रश्न पूछने में नहीं, बल्कि उनके पीछे के इंसानी कारणों को समझने में भी निहित होती है। दरबार की रातें अब शांत थी, पर कभी कभी चांद की हल्की रोशनी में आप सुन सकते थे एक सूक्ष्म स्वरलहरी जो धीरे से कहती है, सुनो, समझो और फिर जो सही हो करो। और अगर आप उस रात दरबार में होते तो शायद आप भी मुस्कुराकर कहते, वाह बीरबल, ये कहानी विस्तृत, नाटकीय और भावनात्मक रूप से समृद्ध है। यदि आप चाहें तो मैं इसे और भी विस्तार देकर 10,000 शब्दों तक बढ़ा सकती हूं, जिसमें पात्रों के अतीत, अधिक संवाद और घटनाओं के विस्तृत वर्णन शामिल कर दूंगी। अकबर की दाढ़ी पर हुआ विवाद बीरबल ने चुटकी में सुलटाया। दरबार सनसनाता था। उन दिनों तख्त हिंदुस्तान पर अकबर बेतम का शासन था और महल की दीवारें हर सुहानी सुबह किसी नए किस्से की गवाही देती। प्याजे शाही बतखों के साथ परतदार व्यंजनों की खुशबू, मोती जड़े परछाइयां और दरबार के शोर शराबे में भी एक तरह की नाजुक शांति रहती। जहां तक कोई भी बात महल की होती, उसे गंभीरता और शिष्टता के साथ सुलझाया जाता। पर उसी शांत समंदर में एक छोटी सी लहर ने उथल पुथल मचा दी। एक ऐसी लहर जिसने दरबार के मुस्कुराते चेहरों पर प्रश्न चिन्ह छोड़ दिया और लोगों के मन में अनचाही चर्चा को जन्म दिया। वो लहर थी अकबर की दाढ़ी। हाँ, आपने ठीक पढ़ा, दाढ़ी। पर यह कोई साधारण दाढ़ी का मामला नहीं था। यह विवाद एक भाव और प्रतीक का मामला बन गया था। सबका कहना था कि दाढ़ी सिर्फ एक निजी चीज होती है, पर हमारी कहानियों में अक्सर वही मामूली चीजें ही बड़ी काया बना देती है। इस दाढ़ी के कारण दरबार में दो समूह बन गए। एक समूह उसे पारंपरिक, परंपरागत और अनुशासित रूप में देखता था। दूसरा समूह उसे आधुनिक, प्रभावशाली और कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण मानने लगा। और जब बात तब चरम पर पहुंचती है, तब बीरबल को बुलाया जाता है, क्योंकि बीरबल केवल मसला हल नहीं करते, वे समस्या की तह में उतरकर उसे एक ऐसे हल से बांध देते हैं कि हल जैसा लगे वही तो सही दिशा थी, जिसे हर कोई भूल चुका था। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। एक दिन दरबार के मध्य में, जहां अकबर की कुर्सी सुनहरी रोशनी में चमक रही थी और मंत्री वरिष्ठों के चेहरे अपनी अपनी सूझबूझ बिखेर रहे थे, अक्सर की तरह एक मामूली वहशी घटना घटी। दरबार के नए शेरवानी दारोगा, जिसका नाम हसन था, ने अकबर की दाढ़ी पर अनायास ही एक टिप्पणी कर दी, महाराज, आपकी दाढ़ी कल कुछ ज्यादा ही लहराती दिख रही है। क्या नई फैशन का संकेत है? ये बात चहकती हुई हवा की तरह फैल गई। कुछ ने तो हंसी में उछलकर कहा कि शेरवानी दारोगा ने तो सिर्फ मजाक किया है, पर कुछ मुखस्त थे जिन्हें यही बात नागवार गुजरी। दरबार के कुछ बुजुर्गों ने कहा कि दाढ़ी को हमेशा सज-धज कर रखना चाहिए, वो शासक की गरिमा का हिस्सा है। वही कुछ नौजवानों ने कहा कि समय बदल रहा है, शासक चाहे तो अपना रूप बदले, ये भी तो सतत विकास का प्रतीक है। अकबर ने, जिन्होंने इन तमाम बोलियों को सुना, अपनी शांत मुद्रा नहीं छोड़ी। उनका चेहरा वैसे भी चिंतन से भरा रहता था, पर इस बार उनकी आंखों में जिज्ञासा और हल्की सी गंभीरता थी। कहां से आई ये बहस? उन्होंने पूछा और उसी के तुरंत बाद बीरबल की ओर देखा। बीरबल, जो अक्सर किसी भी मामले को हल्के फुल्के अंदाज में समझा देते, उस दिन चाय की प्याली के साथ किसी नए किस्से के इंतजार में बैठे थे। जब उन्हें बात का पता चला तो उन्होंने वही मुस्कुराहट दी जो किसी जटिल समीकरण के हल पर आती है, एक हल्की झपकी, और उनके चेहरे पर वो शरारती चमक आ गई। महाराज, बीरबल ने कहा, यदि दाढ़ी से राज चलता हो तो दुनिया की सभी समस्याएं मस्जिद के तख्तों पर रिकॉर्ड हो जाएंगी,
पर इससे बड़ा प्रश्न यह है कि लोगों को दाढ़ी में इतना मोह क्यों है? क्या दाढ़ी वाकई इतना बड़ा मुद्दा है, या ये तो केवल बहस की चिंगारी है जो छोटी छोटी बातें भड़काकर बड़ा रूप ले लेती है? अकबर ने निर्णय लिया, न्याय और स्पष्टता दोनों के साथ। उन्होंने दरबार में घोषणा कर दी कि इस मामले को खुलकर और सार्वजनिक रूप से सुलझाया जाएगा। हम किसी भी तरह की विघटन नहीं चाहते, अकबर ने कहा, पर साथ ही ये भी नहीं कि हमारी बातों का बाजार महल की शान में दरार डाल दे। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा कि वे स्वयं इस मामले को देखेंगे, पर उन्होंने एक शर्त रखी, मैं इसी महल की कुछ बातों को सुनूंगा, बिना किसी के गुस्से और बिना किसी के दबाव के। अगले दिनों दरबार में तरह तरह के लोग आए, कुछ पारंपरिक और रूढ़िवादी, जिन्हें दाढ़ी की सजावट और लंबाई पर अभिमान था। उनमें से एक बुजुर्ग सूफी संत भी आए, उनका नाम था हजरत सईद। वे बोले, दाढ़ी हमारे धर्म और हमारी संस्कृति की पहचान है। एक राजा की दाढ़ी उसकी मर्यादा बताती है। उनकी बातों में तड़प थी। ऐसा लग रहा था मानो वे दाढ़ी और शासक की गरिमा को एक ही सांस में परिभाषित कर रहे हों। वहीं दूसरी ओर कुछ युवा दरबारी और विद्वान आए, जिन्होंने कहा कि सामाजिक संकेत अब बदल गए हैं। दाढ़ी सिर्फ जिस्म पर उगी बाल राशि नहीं। एक युवा विद्वान ने कहा, यह केवल पहचान का एक आयाम है, पर आज का समय वैसा नहीं है कि हम निजी रूपरंग को सार्वजनिक विवाद बनाकर रखते। हमें व्यक्ति की नीति और कद का मूल्य देखना चाहिए, न कि उसके चेहरे पर उगे बालों का। बीरबल ने चुपचाप सुना। उनकी आंखों में न कोई तिरछी नजाकत थी और न ही किसी की तुलना। उन्होंने समझा कि असल मसला दाढ़ी नहीं, बल्कि प्रतीकवाद और अपनेपन का है। लोग प्रतिमा में अपनी पहचान, अपनी अस्मिता और अपनी आशंका खोज रहे हैं। क्या ये आकांक्षा, प्रतिबद्धता, वफादारी या बस सांप्रदायिक भावना थी? बीरबल ने यह तय किया कि वो एक ऐसा प्रयोग करेंगे जिससे समाज स्वयं अपना उत्तर दे दे। उन्होंने एक शाम महल के निकट बाजार का दौरा किया। बिना अपने पद का घमंड दिखाए, साधारण कपड़े पहनकर वे बाजार में छोटे छोटे दुकानदारों से मिले, नाइगरों में खड़े लोगों से बात की और सड़क किनारे बैठी रही बुजुर्ग महिलाओं से। प्रत्येक से उनकी जिज्ञासा के 3 प्रश्न थे। दाढ़ी के बारे में तुम क्या सोचते हो? एक राजा की दाढ़ी उसके किस काम आती है? और यदि राजा ने दाढ़ी उतार ली तो क्या तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी? जवाब आए, कुछ रोचक, कुछ हास्यास्पद, पर अधिकांश ने यही कहा कि दाढ़ी से ज्यादा असर राजा की नीति, मेहनत और इंसाफ पर पड़ता है। एक नाई ने हंसते हुए कहा, साहब, दाढ़ी तो हम बनाते हैं, पर रजवा क्या करेगा? उसका फैसला ही महल में सुना जाएगा। बीरबल ने देखा कि आम लोगों के विचार में दाढ़ी महज एक संकेत है, पर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका प्रभाव नगण्य था। पर फिर भी कुछ दरबारी ऐसे थे जो पुरानी परंपराओं पर जिद कर रहे थे। वे कहते थे कि राजा की दाढ़ी उन्हें सुरक्षित रखेगी, वो उनकी परंपरा का मूल है। बीरबल ने समझा कि समाधान केवल तर्क से नहीं होगा। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो प्रतीकवादी और व्यवहारिक दोनों धरातलों पर खरा उतरता हो। फिर एक विचार आया। बीरबल ने दरबार में प्रस्ताव रखा कि क्यों न महल के बाहर एक सार्वजनिक सभा की जाए, जहां अकबर खुद संबोधित करे और जनता के सामने अपने विचार रखें। पर यह सभा किसी शिष्ट बैठक की तरह नहीं होगी। ये होगी एक उत्सव जैसी, जिसमें प्रत्यक्ष संवाद, हास्य और खेल के माध्यम से जनता और शासक के बीच की दूरी कम की जाएगी। अकबर ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे भी चाहते थे कि मामला खुलकर सुलझे और किसी के दिल में टीस न रह जाए। समारोह के दिन महल का बड़ा आंगन सज गया। रंगीन झंडियां, फूलों की घिरदाव और बीच बीच में कलाकार तख्तरों पर अपनी कला दिखा रहे थे। भीड़ उमड़ी, पुराने और नए दोनों प्रकार के लोग, वे जिनके मन में दाढ़ी का मतलब परंपरा था और वे जो परिवर्तन के दिग्गज थे। अकबर सिंहासन पर बैठे, उनकी दाढ़ी सुव्यवस्थित थी, पर आज उनकी आंखों में कोई अलग चमक थी। उनकी इच्छा थी
कि वे बात साफ कर दें और लोगों को साथ लें। बीरबल ने भीड़ को संबोधित किया। मित्रों, उन्होंने कहा, आज हम किसी दाढ़ी का निर्णय करने नहीं आए। हम आज एक बंधन का विच्छेद कर रहे हैं जो नहीं तोड़ा जा सकता। हमारा मकसद ये देखना है कि क्या दाढ़ी राजा का चिन्ह है या केवल उसकी निजी पसंद, और अगर राजा चाहे तो किन तरीकों से वो अपनी इच्छा दर्शा सकता है। वे भीड़ में मुस्कुराए और एक छोटा सा नाटक शुरू करने का संकेत दिया। नाटक ऐसा था कि लोग हंसते हंसते सोचने लगे। एक अभिनेता राजा का रूप धारण करके दाढ़ी के साथ और बिना दाढ़ी के कुछ कैदाएं निभाने लगा। खेल में राजा ने दिखाया कि दाढ़ी उसे गंभीर और आपातकालीन क्षणों में भी धीर स्थिर रखती है, पर वही राजा बिना दाढ़ी के भी सहज, सरल और कहीं अधिक जनता के निकट दिखा। उसके चेहरे पर एक नई तरह की मुस्कान थी जो निष्ठा की नहीं पर सीधे संबंध की अनुभूति देती थी। फिर बीरबल ने लोगों को एक प्रश्न दिया, क्या तुम उस शासक को चुनोगे जो दिखने में पुराना प्रतीक हो, या वो जो करने में न्याय? कुछ ने कहा कि प्रतीक भी जरूरी है, वो लोगों के मनोबल को बनाए रखता है। कुछ ने कहा कि प्रतीक तब तक मायने नहीं रखते जब तक नीति और इंसाफ नहीं मिलते। बहस गरमाई, पर इसी बहस में सच बाहर निकल कर आया। लोगों ने देखा कि दाढ़ी केवल बहस का टुकड़ा बन गई थी। असल मुद्दा था राज्य का किस तरह से संचालन होता है और शासक जनता के साथ कितना जुड़ा हुआ है। अकबर ने उठकर कहा, मेरे प्यारे लोगों, मैं तुम्हारे बीच खड़ा हूं। मेरी दाढ़ी मेरा निजी हिस्सा है, पर मैं तुमसे वादा करता हूं कि चाहे मैं दाढ़ी रखूं या न रखूं, मेरा काम होगा न्याय करना, करुणा रखना और देश की भलाई। दाढ़ी से नहीं, मेरे कर्मों से मेरे शासन की पहचान होगी। भीड़ में शोर हुआ और कुछ जगह तालियों की गड़गड़ाहट उठी। कुछ लोगों की आंखों में झिझक थी, पर अधिकांश लोगों ने अकबर की बात को सम्मान दिया, क्योंकि सच्चाई में शक्ति होती है और सच्चाई का स्वर बिना किसी बनावट के असर करता है। पर विश्वास करना आसान नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि वचन अच्छा है पर व्यवहार नजर आने पर समझ आएगा। बीरबल ने तब एक और कदम उठाया। उन्होंने एक प्रतीकात्मक कार्य किया जिसे लोग कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने महल में एक बड़ी दान प्रथा की घोषणा की। हर महीने अकबर की ओर से गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भोजन और शिक्षा के साधन मुहैया कराए जाएंगे, और ये कार्य उस समय से शुरू होगा जब अकबर चाहे। दाढ़ी का कुछ लेना देना नहीं रहेगा, पर कार्य से लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। ये घोषणा दाढ़ी के बहस को एक नई दिशा में मोड़ने का संकेत थी। अब बात केवल दिखावे की नहीं, बल्कि करात्मकता की थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। दरबार के कुछ कट्टरपंथियों ने इस सब पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि दाढ़ी हटाना परंपरा के साथ खिलवाड़ है। वे भयभीत थे कि यदि राज सिर्फ दिखावे से दूर हो जाए तो समाज की पुरानी सीमाएं ढह सकती है। इन लोगों की नाराजगी को देखकर बीरबल ने फिर से अपनी सूझबूझ दिखाई। उन्होंने एक सामूहिक खेल आयोजित किया जिसमें पुरानी और नई पीढ़ी दोनों ने हिस्सा लिया। इस खेल में दाढ़ी का कोई फायदा नहीं था, नहीं वो किसी का निर्णयकारी आधार बना। ये केवल टीम भावना, समर्पण और लोगों की समझदारी की परीक्षा थी। खेल के अंत में जिसने भी स्वयं को निष्ठापूर्ण दिखाया उसे सम्मानित किया गया, दाढ़ी वालों को भी और बिना दाढ़ी वालों को भी। अंततः विवाद का हल हुआ। अकबर ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वे अपनी दाढ़ी यथावत रखेंगे, क्योंकि ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा है और उसमें अपमान की बात नहीं। पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी दाढ़ी उनकी नीति का प्रतीक नहीं होगी। उनका न्याय, उनकी दया और उनकी विकासशील नीतियां ही उनके शासन की पहचान होंगी। और बीरबल, उन्होंने चुटकी में मामला सुलटा दिया, न कि लोगों की भावनाओं का अपमान करके, बल्कि उन्हें समझाकर और प्रतीकवाद को कर्मों से जोड़कर। कहानी में एक छोटा सा मोड़ और आया। कुछ महीनों बाद अकबर ने वास्तव में दाढ़ी में थोड़ी सी स्टाइलिंग की, एक नई तरह की छोटी सी तौहीन के साथ, और वो स्टाइल लोगों ने उसी दिन स्वीकार ली, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो स्टाइल गरीबों के लिए और शिक्षा के लिए किए गए कार्यों से जुड़ी हुई थी।
दाढ़ी भले ही उपस्थिति का हिस्सा थी, पर वो अब एक संदेश बनी। ये संदेश था कि परिवर्तन और परंपरा दोनों साथ साथ चल सकते हैं, बशर्ते नेतृत्व वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दे। बीरबल ने अंत में कहा, महाराज, दाढ़ी किसी भी आदमी की मजबूरी नहीं, पर जनता की आत्मा उससे बड़ी है। यदि हम दाढ़ी को मुद्दा बनाकर लोगों को बांटना चाहते हैं तो लोग बांट जाते हैं, पर यदि हम दाढ़ी को छोड़कर इंसाफ को पकड़ लें तो वही दाढ़ी गले में फूल की तरह सहज बैठ जाती है। और यहीं से दरबार की असली शिक्षा मिली। एक राजा की दाढ़ी पर विवाद सिर्फ बहस का विषय बन सकता है, लेकिन उसे सुलझाने की कला समाज को जोड़ने का जरिया बन सकती है। बीरबल ने जैसे ही अपना हल बताया, लोग मुस्कुराए और उनकी नजरों में सम्मान की झिलमिलाहट लौटी। अकबर ने भी बीरबल को गले से लगाया। वे जानते थे कि बीरबल की बुद्धि किसी भी मसले को हल करती है, पर हल के पीछे मानवीय जुड़ाव और परिपक्वता भी होती है। कई वर्षों बाद भी लोग उसी दिन के किस्से सुनाते हैं, कैसे एक छोटी सी टिप्पणी ने दरबार में तूफान मचा दिया और कैसे बीरबल ने चुटकी में उस तूफान को हवा बनाकर उसे शाम की ठंडी हवा बना दिया। वे याद करते हैं कि किस तरह शासक ने अपनी दाढ़ी को अपनी पहचान से जोड़ने के बजाय अपने कर्मों से जोड़ना सीखा। और सबसे बड़ी सीख कि कोई भी प्रतीक, चाहे वो दाढ़ी हो या कपड़ा, जब तक कर्मों से समर्थ नहीं होता वो केवल दिखावा ही रहता है। कहानी की समाप्ति मीठी और आश्वस्त करने वाली है। दरबार में फिर वही पुरानी रौनक लौटी। लोग अब मसलों को छोटी छोटी आग की तरह नहीं सुलाते थे। वे बीरबल की तरह सोचने लगे, पहले सुनो, समझो, फिर जो सही लगे करो। अकबर की दाढ़ी पर विवाद अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया, एक ऐसी कहानी जिसे हर माँ बाप अपनी बचपन की किताबों में सुनाते हैं, ताकि बच्चे समझे कि असल मापदंड दिखावे में नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्मों में होता है। और बीरबल, वे हमेशा मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ दाढ़ी का मसला सुलझाया था बल्कि लोगों के मन की दरारों को भी जोड़ा था, एक चुटकी में। पर वो चुटकी थी दया और समझदारी की। जब बीरबल ने अकबर को खुद ही गलत साबित कर दिया, वो भी विनम्रता से, दरबार का वो सवेरा कुछ अलग ही था। हवा में अभी भी महीन ठंडक थी और महल की दीवारों पर चांदनी के पारछाई धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी। कॉपर की घंटियां एक एक करके बजी और कंगन की खनक के साथ दरबार के पंखे सुस्त गति से घूम रहे थे। अकबर का सिंहासन सदैव की तरह सुनहरा और गरिमायुक्त था, पर उस सुबह उसके चेहरे पर एक असामान्य तनाव झलक रहा था। न उस तरह की गंभीरता जो शासन के फैसलों से आती है, और न ही वही सहज मुस्कान जो लोग उसके मुख पर अक्सर देखते थे। आज की बात किसी आम मुद्दे की तरह नहीं थी। आज कुछ ऐसा हुआ था जिसने बादशाह की प्रतिष्ठा और उनके तर्क दोनों को सवालों के घेरे में ला दिया था। और दरबार में हर नजर बीरबल की ओर थी। किसी ने कहा कि विवाद का बीजारोपण मात्र एक बात से हुआ। अकबर ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि महाराज की सरकार में केवल वही सत्य है जो मेरे शब्दों से निकल कर आता है। यह कथन सुनकर कुछ पुरानी शान के लोग जश्न मनाने लगे और कुछ विचारशील चेहरे चिंतित। बात बढ़ी। किसी ने तंज किया कि क्या राजा कभी भी गलत हो सकता है, और यदि राजा गलत हो सकता है तो व्यवस्था कौन संभालेगी। अकबर के शब्दों का अर्थ व्याख्याओं के कई दायरों में फैल गया। कुछ ने इसे तानाशाही का संकेत माना, कुछ ने इसे शासन की स्थिरता की आवश्यकता समझा। बीरबल ने उस वक्त चाय के कप में हल्की सी चुस्की ली और ध्यान से सुनना शुरू किया। उसने महज एक मुस्कान ही नहीं दी, उसकी आंखों में एक गहरी सोच उभर आई। वो जानता था कि आज केवल विचारों का संघर्ष नहीं था, ये लोगों के मन का भरोसा भी था। यदि ये विचार चल पड़ा कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता तो किसे न्याय मिलेगा, और यदि ये मान लिया गया कि राजा की बात अपवाद है तो क्या परंपरा और फरमानों की कठोरता लोगों के जीवन में घुटन नहीं पैदा करेगी। बीरबल ने विनम्रता से कदम बढ़ाया। उसने अकबर से कहा, महाराज, यदि आप कहें तो मैं एक छोटी सी परीक्षा करूंगा।
अकबर ने उसकी ओर देखा। कभी कभी वो वही शख्स होते जो सवाल पूछने पर भी मुस्कुरा देते थे। बताओ, उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी ये परीक्षा मामूली है तो कर लो। बीरबल ने घर घर के कुछ लोगों को बुलाया। न कोई राजा का इशारा, न कोई कठोर हुक्म, बल्कि केवल एक निमंत्रण जिसे लोग स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते। उसने कहा कि वे सब एक खेल खेलेंगे जिसमें हर व्यक्ति को केवल एक बात कहने को कहा जाएगा, पर वो बात केवल तभी सच मानी जाएगी जब वो साबित हो सके। लोगों ने सोचा कि ये तरह तरह के तर्क और बहस होंगे, पर बीरबल ने नियम ऐसे बनाए कि तर्क की जगह अनुभव और प्रमाण की बात आए। पहला दिन आया। महल के आंगन में एक बड़ा गोल मैदान सजाया गया। लोग पास पड़ोस से आए, कुव्वतवर, कमजोर, व्यापारियों, नाई, प्रोफेसर, तंबाकू भंडारी और कुछ बूढ़े से न्यायालय के कर्मचारी। बीरबल ने सबसे पहले कहा, आज हम ये जांचेंगे कि जब कोई कहता है मेरा जो कहना है वो सत्य है, तो क्या वे अपने सत्य का प्रमाण दे सकते हैं। पर ध्यान रहे, ये प्रमाण केवल शब्द नहीं होगा, वो ऐसा होगा जिसे हम देख सकें, माप सकें और महसूस कर सकें। पहला वक्ता वो पुराना दरबारी आया जिसने अकबर का पक्ष लिया था। उसने कहा, राजा का वचन ही अंतिम है, क्योंकि वे राज्य की संपूर्ण समझ रखते हैं। बीरबल ने विनम्रता से पूछा, तुम क्या प्रमाण दे सकते हो? दरबारी ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं बताऊंगा कि राजा के निर्णयों से राज्य सुरक्षित रहा, ये मेरा प्रमाण है। पर बीरबल ने पूछा, क्या तुम वो आसन और उस निर्णय का नाम बता सकते हो जिसे तुम अनुभव कर रहे हो? दरबारी कुछ हिचका और बस इतना ही कह पाया कि मुझे लगता है, और भीड़ ने देखा कि भावनात्मक समर्थन ही इसके पीछे था, न कि कोई ठोस प्रमाण। बीरबल ने केवल सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद। ऐसे ही कई लोगों ने अपने अपने अनुभवों और दलीलों का बार बार सहारा लिया, पर बीरबल की चाल शांत और संयत थी। वो जानता था कि केवल बातें करना आसान है, प्रमाण देना कठिन। उसने अदालत में एक छोटा सा प्रयोग रखा। उसने कुछ वस्तुएं रखीं, एक सीधी छड़ी, एक घड़ी, कुछ रसीले फल और एक पत्र जिसकी मोहर पर तारीख थी। उसने कहा कि जो भी ये साबित करना चाहे कि राजा का हर शब्द सत्य है, उसे इन वस्तुओं के आधार पर एक तर्क प्रस्तुत करना होगा जो न केवल तार्किक हो, बल्कि जिन वस्तुओं से प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सके। लोगों की आंखों में एक संशय उभरा। कितना आसान है किसी चीज का दावा करना और कितना कठिन है उसे जीते जी साबित करना। दिन ढला और बहस चली। अंततः बीरबल ने अकबर से विनम्र भाषण में कहा, महाराज, अब जब हमने लोगों से सत्य और प्रमाण की अपेक्षा की, क्या आप स्वयं इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अकबर ने उठकर अपनी आवाज में वही स्पष्टता रखी। मैंने जो कहा वह इस तरह का था कि राज्य में निर्णय और आदेशों का एक रूप होना चाहिए, पर इस पर यह समझ भी जरूरी है कि एक भी मानवता की दृष्टि से रहते हुए कभी कभी व्यक्ति गलत भी हो सकता है। मेरा आशय यह था कि शासन में एक आदेश का सम्मान होना चाहिए, पर मैंने शायद इसे पूरी तरह अवांछित कठोरता से कह दिया। भीड़ कुछ हद तक शांत हुई। ये वो पल था जिसे बीरबल ने आवश्यकता समझी थी, पर उसने यहां रुकने का नाम नहीं लिया। उसने विनम्रता और चतुराई से एक दूसरा कदम उठाया, एक ऐसा कदम जिसने अकबर की बात का सच साबित भी कर दिया और उसे गलत भी। पर सबसे अहम बात यह थी कि बीरबल ने उसे गलत साबित करने की आवाज में कभी भी तिरस्कार नहीं छोड़ा। उसने कहा, महाराज, आपने जो कहा यह बताता है कि शासन को ढांचा चाहिए, पर सवाल ये आएगा कि कैसे हम ये सुनिश्चित करें कि अगर राजा विचार में भूल करे तो किस तरह व्यवस्था उसे सुधारे। आपका ये कथन कि राजा का वचन अंतिम, यदि ये ऐसा है कि उसे कभी सुधार न किया जा सके, तो क्या न्याय के लिए कोई राह रहेगी? बीरबल ने फिर एक कहानी सुनानी शुरू की, पर वो कहानी शास्त्रीय न होकर बहुत मामूली सी थी। उसने कहा, एक नगर में एक राजा था जिसे सबने महान कहा। वो हर निर्णय करता और लोग उसे नजरअंदाज नहीं करते। पर एक दिन राजा ने आदेश दिया
कि नगर के सभी कुओं की साफ सफाई बंद कर दी जाए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पानी प्रदूषित हो रहा है। कुछ वर्षों में बीमारी बढ़ी, लोग मरने लगे। एक बूढ़ा नाई जो हर रोज नहाने वालों के बाल काटता था, उसने राजा से जाकर कहा कि यह निर्णय गलत है। राज दरबार ने उसे सुनने से मना कर दिया। नाई कुछ नहीं कर सका, पर एक दिन उसने अपने छोटे से गुट के साथ जनता को जगाया। उन्होंने शुद्धकरण के उपाय किए और लोगों का ध्यान दिलाया। अंततः राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने आदेश बदल दिया। पर उस नाई ने क्या सिद्ध किया कि एक राजा भी गलत हो सकता है, और कभी कभी वही जनता और उसके छोटे छोटे लोग सत्य की कलई खोल देते हैं। कहानी खत्म होते ही बीरबल ने सबकी निगाहें अकबर पर टिकाई। महाराज, उसने कहा, इस कहानी का निष्कर्ष यही है कि शासन में आदर होना चाहिए, पर आवश्यकता इस बात की है कि उसे सही और पुनर्परीक्षण के अधिकार से वंचित न किया जाए। आपने कहा कि राजा का वचन अंतिम। ये बात तभी सही होगी जब राजा स्वयं अपने वचन की परीक्षा के लिए खुले दिल से तैयार रहे। यदि आप ये कहते हैं कि आपकी गलती संशोधित नहीं हो सकती, तो आप शासन को एक तरह के अधिनायकत्व में परिवर्तित कर रहे हैं। पर यदि आप मानते हैं कि राजकीय आदेशों को प्रमाण और परख के अधीन रखा जा सकता है, तो आप अपने वचन की गरिमा और अपनी मानवीयता दोनों को बचाएंगे। अकबर ने धीमी आवाज में स्वीकार किया, बीरबल, तुमने ठीक कहा, पर कहते समय मेरा भाव यह था कि अव्यवस्था में आदेशों की कड़ाई जरूरी है। पर अब मैं समझता हूं कि कड़ाई और अकर्मण्यता के बीच एक सूक्ष्म रेखा है। यहां पर बीरबल ने आश्चर्यजनक चाल चली। उसने न तो अकबर की गलती को जोर से उजागर किया, न ही कोई व्याकरणिक हमला किया। बजाय इसके उसने एक प्रतीकात्मक कार्य करके जनता के सामने दिखाया कि कैसे राजा स्वयं अपने निर्णय की मर्यादा को स्वीकार करके उसे और भी अधिक सम्मान योग्य बना सकते हैं। उसने कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो आज आप ये कसम लें कि आप भविष्य में अपने आदेशों को जनता की भलाई के मानदंड से तोलेंगे, और यदि कोई प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा जो आपके आदेश के विरुद्ध सच्चाई बताएगा, तो आप उसे खुले दिमाग से सुनेंगे। अकबर ने ठहर कर सोचा। यह क्षण था, एक बादशाह के लिए अपनी बात का वजन घटाते हुए उसे सिकोड़ना नहीं, बल्कि उसे और मानवीय बनाना। उसने धीरे से कहा, मैं इस कसम को लेता हूं। मैं अपने आदेशों को केवल शक्ति के प्रतीक के रूप में नहीं देखूंगा। मैं चाहूंगा कि वे न्याय की कसौटी पर खरे उतरे। भीड़ में एक हल्की रुचि की लहर दौड़ी। ये न तो अकबर का प्रतिकार था और न ही कोई हार। ये एक स्वेच्छापूर्ण स्वीकारोक्ति थी जो शासक को मानता में जोड़ती थी। बीरबल ने किसी ट्रायम्फलिज्म का संदेह नहीं होने दिया। न उसने अकबर का अपमान किया, न ही कोई आत्मसंतोष दिखाया। उसने बस विनम्रता और सूझबूझ के साथ वो राह दिखाई जो बहस को न्याय में बदल दे। और उसी समय अकबर को यह महसूस हुआ कि उसे अपने शब्दों की मर्यादा को नया अर्थ देना होगा। दिन समाप्त हुआ तो बीरबल ने महफिल में एक शांत टिप्पणी की, राजा की वाणी महान है, पर महानता तब और बढ़ती है जब वो स्वयं अपनी गलतियों को स्वीकार कर सके। ये वाक्य किसी शिक्षा की तरह नहीं था, ये व्यवहारिकता का सार था। अकबर ने बीरबल को अपनाया, और बीरबल ने अकबर को केवल गलत साबित नहीं किया, उसने उसे उस जगह पर पहुंचाया जहां गलती स्वीकार कर लेना ही शक्ति बन जाती है। कई वर्षों बाद इतिहासकारों ने इस घटना को किस्से की तरह लिखा कि कैसे बीरबल ने नारी नैतिकता नहीं बल्कि व्यावहारिक नीति को बदलकर दरबार की दिशा मोड़ी। अकबर की शासन पद्धति में एक नया तत्व जुड़ा, एक तरह का सार्वजनिक परीक्षण, जहां कुछ फैसलों को समुदाय की भलाई के मानदंड पर परखा जाता। इससे न केवल जनता में विश्वास बढ़ा, बल्कि शासन की कार्यकुशलता भी आई। बीरबल का असली कौशल यही था, वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता। वो केवल उस सहज सत्य की ओर संकेत करता जो अक्सर बड़े बड़े शब्दों के पीछे छिप जाता है। उसकी विनम्रता नकारात्मक और अहंकारी साबित होने में नहीं रहती। वो विनम्रता ही अक्सर सबसे तेज तलवार होती है,
क्योंकि वो सीधे दिल तक पहुंचती है। अकबर, जिन्होंने उस दिन न केवल अपनी बात पर पुनर्विचार किया बल्कि सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी किया, साम्राज्य के इतिहास में उसी दिन एक नया अध्याय जोड़ गए। एक ऐसा अध्याय जिसमें शक्ति और मानवता साथ साथ चलती है। और बीरबल, वो उसी तरह चाय की प्याली के साथ बैठा रहा। वो मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में कोई घमंड नहीं था। उसने केवल अपनी कला दिखाई, तर्क की नहीं, सामुदायिक बुद्धि की। उसने साबित किया कि किसी को गलत ठहराना जरूरी नहीं। सही और गलत के बीच की दूरी को समझाकर, उसे घटाकर और विनम्रता के साथ दिखाकर भी परिवर्तित किया जा सकता है। दरबार ने उस दिन ये सीखा कि असली नेतृत्व शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सत्य के प्रति ईमानदारी और दूसरों की सुनने की क्षमता है। कई सालों के बाद जब बीरबल की कहानियां सुनाई जाती तो बच्चे हंसते हुए पूछते, क्या बीरबल ने सच में अकबर को गलत बताया? बड़े बोलते, हाँ, पर वो विनम्रता से किया गया था, जिसने राजा को भी इंसान होने का हक दिलाया। यही वो विरासत थी कि कभी कभी सबसे बड़ा साहस ये होता है कि आप किसी बड़े के सामने प्यार और आदर में उसकी भूल को दिखाकर उसे बेहतर बना दे। अकबर को मिला अनोखा तोहफा, बीरबल ने दिखाया असली मतलब। महल की सुबह किसी संगीत की तरह उठी। हवा में हल्की सी ठंडक, आंगन में प्रसन्न शोर और चिड़ियों की कलरव के बीच सिपाहियों की घंटियों की धीमी टन टन। पर उस दिन का सूरज कुछ ज्यादा ही चमकदार लगा। ऐसा लगा मानो जितनी रोशनी बाहर बिखरी थी, उतनी ही किसी इंतजार में भीड़ भरी थी। अकबर का दरबार सामान्य दिन की तरह आमंत्रितों से भरा हुआ था। मंत्री, सेनापति, विद्वान और वे लोग जो नाम तो कमाते थे पर असर बहुत रखते थे। पर जैसे ही दूत का हाथ महल के आंगन में पहुंचा, अजीब सी सिसक ने हवा काट दी। किसी ने अनकहे सवालों की उड़ान महसूस की। दूत स्वयं साधारण नहीं था। उसके वस्त्र विदेशी रेशम के बने थे, ऐसे बुनावट जिनमें समुद्री रंगों की झिलमिलाहट थी, पर चेहरा साधारण और आंखों में थकान थी। उसने हाथ जोड़े और कहा, महाराज, ये एक छोटा सा तोहफा है, पर इसका अर्थ आपके लिए बड़ा होगा। इसे लाने वाले का नाम अरविंद है। वो बहुत दूर से आया है। अकबर ने अपने सिंहासन से उदारता से सने हुए संकेत दिया कि उसे भीतर लाया जाए। दूत ने एक लकड़ी का बक्सा निकाला। बक्से पर एक अजीब तरह की नक्काशी थी। बीच में एक वृत्त और उसके चारों ओर सूक्ष्म सी रेखाएं, मानो किसी मानचित्र का चिन्ह हो। जब बक्सा खोला गया, वहां एक मोती जैसा चमकता हुआ पत्थर नहीं था, न कोई स्वर्णाभ श्रृंगार, बल्कि एक छोटी सी हाथ से बनी हुई गुड़िया निकली, जिसके कपड़ों पर इतनी बारीक सुईकारी थी कि उसे देखकर धैर्य और प्रेम की तस्वीर उभर आई। गुड़िया के आंखों में कांच का प्रतिबिंब था। हाथ की उंगलियां इतनी सूक्ष्म थी कि मानो किसी ने उनमें पूरी दुनिया समेट दी हो। साथ में एक पत्र रखा था, जिस पर थोड़ी सी विदेशी लिपि के साथ स्थानीय भाषा में कुछ शब्द भी लगे थे। ये तोहफा न समझ न बहम, पर समझने का सही अर्थ तुम्हें किसी की जरूरत बताएगा। दरबार में कुछ चीख सी सुनाई दी। कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि ये महज खिलौना है, पर कुछ आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वे सोच रहे थे कि इसका अर्थ क्या होगा। अकबर ने गुड़िया उठाकर अपने हाथों में लिया। वो देखते ही कुछ सोच में डूब गए। उनका चेहरा शांत था, पर पीछे पीछे उनकी आदत की गंभीरता हल्की सी खिंची। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम इसे समझो। कौन देता है इसको, क्यों भेजता है और इसका संदेश क्या है? बीरबल अपनी मामूली मुस्कान के साथ उठे। उन्होंने गुड़िया को हाथ में लिया और उसे ध्यान से घूरा। न कोई तिल, न कोई मोहर, पर उसके कपड़ों की बुनावट में एक ऐसा पैटर्न था जो केवल ठंडे हाथ की सूक्ष्मता से ही बुनना संभव था। बीरबल के भीतर उस परख की कल्पना लगी। ये कोई साधारण वस्तु नहीं थी। इसे बनाने वाले ने उसमें अपनी आत्मा को भी धागों में पिरो दिया था। उन्होंने दूत की ओर देखा, फिर गुड़िया की ओर और कहा, महाराज,
मुझे लगता है कि ये तोहफा किसी अकेले दिल की आवाज है, या फिर किसी ऐसी पीड़ा की गूंज जिसे शब्दों ने कहना छोड़ दिया है। अकबर ने छोटी सी झपकी ली। क्या तुम कह रहे हो कि ये किसी प्रार्थना का प्रतीक है? उन्होंने पूछा। बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं महाराज, ये सिर्फ प्रार्थना नहीं, ये किसी मांग का साहस भी हो सकता है। मैं ये जांच करूंगा, पर पहले मैं चाहूंगा कि ये तोहफा महल में कुछ दिनों के लिए ठहर जाए, क्योंकि अक्सर तोहफे दबे पायदान पर उतरते हैं। जब तक हम उन्हें समझते नहीं, वे हमें कोई कहानी देते हैं। अकबर ने अनुमति दे दी। गुड़िया को महल की पुस्तकालय के पास एक छोटी सी सोफे पर रखा गया और बीरबल ने स्वयं वहां रात बिताने का निश्चय किया। न बुझा बुझा संकेत, न शोर। उन्होंने पहले उसी रात गुड़िया के कपड़ों की सिलाइयों को नापने और उसके धागों के प्रकार को समझने का काम किया। उनके पास महल के कई शिल्पियों के अनुभव थे। वो जानते थे कि किस बुनाई में कौन सा क्षेत्र आदिवासी है, किस रंग में किस क्षेत्र की संस्कृति की झलक होती है। उन्होंने देखा कि गुड़िया में प्रयोग की गई सूती और रेशमी कतारों के संयोजन वे हैं जो समुद्री किनारे के उन गांवों में मिलते हैं जहां लोग अपनी खुशियां और गम दोनों समुद्र में बहा कर रखते हैं। रात गुजरती रही। बीरबल ने कुछ बूढ़े दर्जी और मुल्ला कमला नामक एक घरेलू महिला को बुलाया। कमला गुड़िया की सिलाई के तरीकों को पहचानती थी, क्योंकि वो स्वयं छोटी छोटी गुड़िया बनाती और अपने गांव में जाने पर बेचती। कमला ने गुड़िया को देखते ही चौंका। उसने उसे हाथ पर लेकर सुना, जैसे कोई अपने बच्चे की सांसें सुनता है। ये पैटर्न वही है जो हमारे गांव में मां महालक्ष्मी के त्योहार के लिए बनता है, उसने कहा, पर इसमें एक अलग लाक्षणिकता है। ये शायद उन बच्चों के लिए बना है जो खो गए या छूट गए हों। बीरबल ने अपने दिमाग में सवालों की गठरी खोली। क्या ये गुड़िया किसी खोए हुए बच्चे की ओर इशारा कर रही थी? किसने इसे अकबर को भेजा? और क्या इस संदेश का उद्देश्य केवल दिल को छूना था, या इसके पीछे किसी राजनीतिक तह की चाल भी थी? ऐसे समय में जब हर कदम राज्य की नीतियों और लोगों की संवेदनाओं का नापतोल बन जाता है, किसी भी साधारण वस्तु में भी कई प्रयोजन छुपे होते थे। अगले दिन बीरबल ने महल के अलग अलग विभागों में एक चुपचाप जांच की। वो लोगों से मिला, किसी से बड़ा सवाल नहीं पूछा, पर उनकी आंखों से बात समझने की कला से उसने बहुत सी बातें जान ली। उसने पाया कि पिछली कुछ हफ्तों में आसपास के गांवों से कुछ ऐसे लोग आए थे जो अपने बच्चों के बारे में चिंता जता रहे थे। कुछ बच्चे रास्ते में खो गए थे, कुछ की शादीशुदा बेटियां अधिक दूरी पर चली गई, और कुछ के बारे में तो केवल अफवाहें थी। बीरबल ने मिर्जा नामक एक बूढ़े सेनानायक से भी गुप्त रूप से पूछा। मिर्जा ने कहा कि सीमा पर कुछ दल बदमाशों द्वारा परेशान हो रहे थे और लोग अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेज रहे थे। बीरबल ने न सिर्फ पैटर्न देखा, उसने मानव सूक्ष्मताओं की गूंज भी सुनी। एक शाम जब गंगा नीले आकाश की ओर हल्की सी मुस्कुरा रही थी, गुड़िया के पास एक और घटना हुई। दरबार के पिछवाड़े से एक लड़की आई। वो बुरी तरह थकी हुई थी। उसके पहनावे से साफ झलक रहा था कि वो किसी दूर के गांव से आई थी। उसकी आंखों में उलझी सी उदासी थी, और जब उसने गुड़िया को देखा तो उसकी सांसें थम सी गई। वो गुड़िया के सामने गिर पड़ी और उसके ओठों से केवल एक शब्द निकला, मेरी। बीरबल ने देखा कि लड़की की आवाज में कैसा शौक था। न तो कोई नाटक, न कोई बड़ा नाटक, केवल एक मांग, एक उम्मीद। उसने विनम्रता से पूछा, बेटी, क्या तुम बताओगी कि ये तुम्हारी है? लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं महाराज की, ये मेरी नहीं, पर ये मेरी बेटी जैसी लगती है। मैं उसे सालों से ढूंढ रही हूं। मैंने सुना था कि महानगर में कोई गुड़िया भेजता है जो खोई हुई यादों को जगाती है। मैं यहां अपनी बेटी का नाम लेकर आई थी, पर सारे दूतों और लोगों ने मुझे टाल दिया। पर जब मैंने इस गुड़िया को देखा तो क्या बताओ, मैंने सोचा कि शायद किसी ने मेरी बेटी को सुरक्षित रखा है और ये गुड़िया उसके लिए गई होगी। दरबार में चुप्पी छा गई। कुछ लोगों ने कहा कि यह बस भावनात्मक ढोंग है, पर अकबर की आंखों में एक नरमी आ गई।
वो भी मानवीय थे और उनकी बुनियादी संवेदनाएं जागी। बीरबल ने लड़की से कहा, तुम्हें किसके पास से पता चला कि गुड़िया को भेजा गया है? लड़की ने धीरे से कहा, एक दूत आया था। वो बोलता था कि कुछ लोग अपने बच्चों की याद में गुड़िया भेजते हैं ताकि जो खोया है वो याद रहे, पर मैंने उससे कुछ और नहीं पूछा। बीरबल ने एक योजना बनाई, पर यह योजना किसी राजनीतिक चाल की तरह नहीं, बल्कि एक मानवीय क्रिया थी। उसने दरबार के कारिंदों को चुपके से आदेश दिया कि गुड़िया की जानकारी सबसे पहले गांवों के बुजुर्गों को दी जाए। उसने कहा कि यदि ये गुड़िया किसी के लिए प्रतीक है तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसकी कहानी वहां तक पहुंचाए जहां से वो आई होगी। साथ ही उसने ये सुनिश्चित किया कि गुड़िया किसी शोपीस की तरह न रहे, वो लोगों तक पहुंचने का माध्यम बने। ये खबर फैलते ही गांवों से लोग महल की ओर आने लगे, कुछ नीले आसमानी धोखे में, कुछ सूखे हाथों के साथ और कुछ आंखों में उम्मीद लिए। बीरबल ने देखा कि गुड़िया ने कितने जज्बातों को छुआ। किसी की मां ने कहा कि ये उसकी बहू की तरह दिखती है, तो किसी ने कहा कि ये 19 साल पहले खोए बच्चे की तरह है। हर किसी की कहानी अलग थी, पर दर्द एक ही था, खो जाने का, टूट जाने का और वापस पाने की चाह का। बीरबल ने महसूस किया कि इस छोटे से तोहफे ने एक बड़ी खिड़की खोल दी थी। ये लोगों को मिलाने का जरिया बन सकता था, पर साथ ही कुछ लोगों को भ्रमित भी कर सकता था। तब एक बूढ़े साधु ने कदम आगे बढ़ाया। उसका नाम बाबा शेख था। उसने गुड़िया को हाथ में लिया और उसकी आंखों में कुछ क्षण देखने के बाद कहा, यह गुड़िया केवल प्रतीक नहीं, इसमें किसी ने अपनी मन्नत, अपनी सुलझन और अपनी याद संजोई है। ये उन लोगों के लिए है जो भूल गए हैं कि वे किन के हैं। सबने बाबा की बात सुनी। बीरबल ने फिर से सोचा, क्या ये कोई जनहित की कोशिश है या कोई चाल जो अफवाहों को हवा देगी? बीरबल ने फिर एक बार दूत अरविंद से पूछा। उसने माना कि उसने नहीं कहा कि गुड़िया किसके लिए है, उसने केवल भेजा था। पर फिर उसने बोला कि इसे भेजने वाले एक महिला थी जो बहुत दूर से आई थी, और उसने कहा था कि ये तोहफा उसने जो भूल गया उसे याद दिलाने के लिए है। ये बात सुनकर बीरबल की जिज्ञासा बढ़ी। उसने आदेश दिया कि उस महिला की खोज की जाए। वो खोज आसान न थी। महल के बाहर की सड़कों पर, बाजारों में और गांवों में कई ऐसे चेहरे थे जो अंधेरे में चमक रहे थे, पर अंततः एक नाम मिला, रुचिका। वो महिला जिसका नाम अरविंद ने बताया था, शहर के किनारे एक छोटे से बस्ती में रहती थी और वो अपनी बेटी को गुड़िया के जरिए याद कर रही थी। पर उसकी सच्चाई कुछ और ही थी। रुचिका का घर बहुत साधारण था। कम आंचल, छोटे तितले और दीवारों पर कुछ रंगीन तस्वीरें। जब बीरबल और कुछ रोहुल दरबारी पहुंचे तो रुचिका ने उन्हें खुले हाथों से स्वागत किया, पर उसकी आंखों में वो गहराई थी जो किसी ने बड़ी सी पहेली के साथ रखी हो। उसने कहा, गुड़िया मैंने नहीं भेजी, मैं तो किसी को परेशान नहीं करना चाहती, पर उस दिन जब मैं बाजार में जीर्ण शीर्ण खड़ी थी, मैंने एक आदमी को देखा। वो एक छोटे बक्से के साथ था और उसने कुछ लोगों को ये बांटने को दिया। उसने कहा कि ये किसी की स्मृति के नाम पर है। मैंने एक गुड़िया ली कि मेरी यादों में जो कुछ बचा है वो किसी के पास पहुंच जाए। बीरबल ने ध्यान से सुना। उसे लगा कि यहां एक दूसरी बात छिपी है। कोई ऐसा व्यक्ति था जो इन गुड़ियों को बांट रहा था और उसका मकसद स्पष्ट नहीं था। उसने पूछा कि उस आदमी का चेहरा कैसा था। रुचिका ने कुछ संकेत दिए। उसने कहा कि वो आदमी एक सूक्ष्म निशान के साथ था। उसके गले में एक धागा था जिस पर वही वृत्त और चारों ओर की रेखाएं बनी हुई थी, बिल्कुल उसी चिन्ह जैसा जो बक्से पर था। अब मामला और भी पेचीदा हो गया। ये चिन्ह किसी संगठन का प्रतीक हो सकता था, कोई समूह जो गरीबों के दर्द को मालूम करके उन तक ऐसी वस्तुएं पहुंचाता था, या फिर कोई ऐसा गिरोह जो लोगों की संवेदनाओं से खेल रहा था। बीरबल ने तुरंत मोर्चा संभाला। उसने महल के खुफिया विभाग को हुक्म भेजा कि वे उस आदमी की तलाशी करें जिसका निशान वही है।
साथ ही उसने ये भी सुनिश्चित किया कि गुड़िया को मानवीय रूप से संभाला जाए, किसी का दिल उसके कारण और बोझ न उठाए। तलाशी शुरू हुई। शहर के कोने कोने में पूछताछ हुई। कई लोगों ने संकेत दिए। किसी ने कहा कि यह आदमी एक फकीर की तरह घूमता था, किसी ने कहा कि वो एक विदेशी साधु था, पर अंत में एक छोटी लड़की ने नाम बताया, रमसा। उसने कहा, उसी ने मुझे ये गुड़िया दी थी। उसने कहा कि इसे राजा को भेजना ताकि वे सुने। रमसा ने कहा कि वो आदमी अक्सर गांवों में घूमता और लोगों को सुनता। वो उन कहानियों को इकट्ठा करता और फिर इन गुड़ियों के जरिए उन्हें किसी बड़े तक पहुंचाने की कोशिश करता। बीरबल ने पूछा, क्यों राजा? रमसा ने मासूमियत से कहा, क्योंकि उसने कहा था कि राजा अगर सुन ले तो लोग ठीक हो सकते हैं। ये सुन बीरबल की आंखों में नरमी आ गई। वो जानता था कि कई बार लोग बड़े लोगों की तरफ देखते हैं, ना कि सिर्फ सेनाओं की वजह से, पर उम्मीद के लिए। राजा एक संकेत थे। लोग उनसे न्याय की उम्मीद करते थे। यदि किसी ने जनता की कहानियों को राजा तक पहुंचाने की कोशिश की तो उसका उद्देश्य सामाजिक अन्याय से प्रेरित हो सकता था, पर फिर भी किसी भी तरह के संगठनात्मक हस्तक्षेप का मतलब यह हो सकता था कि कुछ लोग उसकी यादों को गलत तरीके से उपयोग कर रहे हों। बीरबल ने यह तय किया कि मामला सार्वजनिक होना चाहिए, पर वो इसे एक साजिश के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में लेगा। उसने अकबर से मिलकर कहा, महाराज, यदि ये आदमी लोगों की आवाज राजा तक पहुंचाने की इच्छा से कर रहा है तो हमें उसकी जाननी चाहिए, पर यदि वो